हमारे अनुशीलन चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। 24 जून को दिल्ली की एक संस्था फिलॉसफी इज वर्चू ने दर्शन के संदर्भ में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला। वहाँ पर जो श्रोता थे, जो अध्यापक थे और इसके अतिरिक्त इसके पूर्व भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ और बनारस के कुछ छात्रों ने, कुछ अध्यापकों ने यह अनुरोध किया था कि दर्शन के बारे में अपने यूट्यूब अनुशीलन के माध्यम से कुछ वीडियो आख्यान के रूप में, व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किए जाएं, तो खास विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो दर्शन में अभिरुचि रखते हैं या जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आज हम इस दिशा में दर्शन के प्रारंभिक समस्याओं से ही अपनी बात रखना चाहेंगे। आज के बदलती दुनिया में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी इन द चेंजिंग वर्ल्ड, हमें देख रहे हैं कि आज विज्ञान, तकनीकी दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं और वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का युग है, समाज है। ऐसी परिस्थिति में पोस्ट मॉडर्न युग में, उत्तर आधुनिकता के युग में कुछ लोगों ने दर्शन की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न खड़ा किया। कुछ लोगों का प्रश्न यह है कि दार्शनिक समस्याएं, दार्शनिक प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनका कोई प्रामाणिक वस्तुनिष्ठ समाधान अथवा उत्तर नहीं मिलता है। यह बातें दर्शन के बारे में तो सही है, किंतु ऐसा प्रश्न केवल वह लोग उठाते हैं जिनको दर्शन शास्त्र की सम्यक समझ नहीं है, सुटेबल अंडरस्टैंडिंग नहीं। क्योंकि दार्शनिक प्रश्न वैज्ञानिक प्रश्नों से अपने मूल स्वभाव में भिन्न होते हैं। जहाँ वैज्ञानिक प्रश्नों की प्रकृति, नेचर वस्तुनिष्ठ होती है, अनुभव मूलक या एम्पिरिकल है, तथ्यात्मक है, वहीं दार्शनिक प्रश्नों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, मूल्यात्मक होता है। दार्शनिकों के लिए मूल प्रश्न ये रहा है कि जब मनुष्य ने विमर्श, चिंतन शुरू किया तो स्वाभाविक था वो ब्रह्मांड के बारे में सोचे। मनुष्य का चिंतन जगत में, संसार में शुरू होता है, तो मनुष्य के जीवन और संसार की उत्पत्ति के प्रश्न सहज भाव से मनुष्य के मन में आए, एक जिज्ञासा पैदा हुई। दार्शनिक प्रश्न मूलतः प्रारंभ में जब शुरू हुए थे तो सार्वभौमिक प्रश्न थे। जैसे ब्रह्मांड का आधार क्या है, ये सृष्टि कहाँ से आई। आज तो विज्ञान ने अपनी लंबी यात्रा किया है, अपनी दीर्घकालीन यात्रा में विज्ञान ने बहुत सफलताएं प्राप्त किया है। सृष्टि के, ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों का उद्घाटन हुआ है। लेकिन दर्शन का प्रारंभ उस समय हुआ जब विज्ञान था ही नहीं, विशेष रूप से पश्चिम के समय में। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक चिंतन तो पश्चिम में अरस्तु के समय शुरू हुआ माना जाता है। उस समय की बात करिए, आज से करीब 2500 वर्ष पहले की, 2500 साल पूर्व के दर्शन की बात सोचिए। जब ये ब्रह्मांड आया तो मनुष्य के लिए जिज्ञासा था कि ब्रह्मांड का स्रोत क्या है, ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, ये संसार पैदा कैसे हुआ, संसार का, जगत का मूल आधार, मूल सत्ता, जो जगत का सृष्टा है, वो चेतन है अथवा अचेतन है। या एक तीसरा विकल्प था कि चेतन और अचेतन दोनों का
संघात है, मिला जुला रूप है। तो तीन प्रकार की थ्योरीज आ गई। जगत का मूल आधार केवल चेतन है, या केवल अचेतन है, या चेतन और अचेतन दोनों का मिला जुला रूप है। आप संसार में देख रहे हैं ग्रहों का परिक्रमा पथ, ऋतुओं का परिवर्तन, तारामंडल, ये ऑटोमेटिक ढंग से काम कर रहा है। ऋतुएं कैसे बदल रही हैं, ग्रहों का परिक्रमा पथ कैसे चल रहा है, कौन संचालित कर रहा है इसको। ये ऑटोमेटिक है, स्वसंचालित है, यांत्रिक है, अथवा इसके पीछे कोई चेतन शक्ति कार्य कर रही है। इन सब घटनाक्रमों को देख करके कि प्लेटो ने कहा था कि फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर, दर्शन का जन्म आश्चर्य से होता है। भारत में गोस्वामी तुलसीदास ने इस सृष्टि की विचित्रता को, रहस्य को देख करके अपने एक ग्रंथ में यह कहा कि केशव कहिल जात का कहिए, अति विचित्र रचना अनूप तो समुझ मन ही मन रही। ये कितनी विचित्र, कितनी डाइवर्सिटी से भरी हुई सृष्टि, अनेक प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियां, ब्रह्मांड में अनेक नक्षत्र, ग्रह, तारे अपने परिक्रमा पथ पर कैसे चक्कर लगा रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय नहीं है। आज के मनुष्य के लिए भले आश्चर्य का विषय कम हो, लेकिन आज भी है अगर चिंतन करिए तो, कि कैसे सब हो रहा है। इसके पीछे कोई नैतिक, इसके पीछे कोई चेतन शक्ति है या अचेतन शक्ति है। आज भी मनुष्य इस रहस्य को प्रामाणिक रूप से पता नहीं लगा पाया। इसलिए ये कहना कि दर्शन की समस्याएं प्रामाणिक रूप से हल नहीं की जा सकती हैं, इसका कोई औचित्य नहीं। दार्शनिक जिज्ञासा, दार्शनिक विमर्श और चिंतन की जिज्ञासा मनुष्य की सहज प्रकृति में, द वेरी नेचर ऑफ मैन। ये दार्शनिक प्रश्न सार्वभौमिक प्रश्न है। जब हम सृष्टि के बारे में विचार करते हैं तो फिर विमर्श होगा कि सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, सृष्टि के बिहाइंड द क्रिएशन व्हाट इज द रियलिटी। ब्रह्मांड के पीछे कौन सी सत्ता है। अब सत्य के स्वरूप पर विचार किया गया, फिर सत्य का ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, आदर्श क्या है, मनुष्य किस लिए आया संसार में। ये सारे प्रश्न ऐसे नहीं हैं कि गणित के प्रश्नों की तरह, गणित के सवालों की तरह इनका कोई एक एग्जैक्ट उत्तर दे दे। इन प्रश्नों पर भिन्न भिन्न प्रकार की विमर्श हुई। कुछ लोगों ने कहा कि सृष्टि का मूल आधार चेतन है, कुछ लोगों ने कहा सृष्टि का कोई अचेतन आधार नहीं है। आप चारवाकों को देखिए या भौतिकवादियों को देखिए, तो दूसरा दार्शनिक विमर्श शुरू हुआ। अध्यात्मवादी, भौतिकवादी, और कुछ लोग दोनों को मिलाकर चलते हैं। तो इस प्रकार से दार्शनिक प्रश्नों का स्वरूप ऐसा है कि वो गणितीय और वैज्ञानिक प्रश्नों की तरह वस्तुनिष्ठ ढंग से हल नहीं किए जा सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर भी विवाद है। हम अपने जीवन के जो मूल्य, वैल्यू सिस्टम तय करते हैं, उसी के आधार पर हमारे सारे कार्यक्रम समाज के, राजनीति के, अर्थनीति के, साइंस और टेक्नोलॉजी के तय होते हैं। इसलिए यह कहना कि दार्शनिक प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, मेरे विचार से यह एक प्रकार की सम्यक समझ का अभाव दर्शन के प्रति। दूसरा प्रश्न लोग ये उठाते हैं कि दार्शनिक समस्याएं प्राचीन काल से यथावत बनी हुई हैं, उनमें कोई नवीनता नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, सृष्टि का स्वरूप क्या है, ईश्वर के अस्तित्व के लिए क्या तर्क हो सकते हैं। कुछ लोग नास्तिक हैं, कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को नहीं मानते हैं। ये विमर्श हैं, चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न नहीं हैं, ऐसी समस्याएं नहीं हैं
जिनका कोई एक सलूशन, किंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि ये प्रश्न निरर्थक। दार्शनिक प्रश्न भले ही प्राचीन हों, लेकिन उन प्राचीन दार्शनिक प्रश्नों के प्रति विभिन्न युगों में दार्शनिकों की दृष्टि अलग अलग होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि उनमें नवीनता नहीं होती है, उनको दर्शन शास्त्र के इतिहास पर ध्यान देना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। थेलीज के समय से लेकर के प्लेटो और अरस्तु के समय में ईश्वर के प्रति, दर्शन सृष्टि के प्रति, मनुष्य के लक्ष्य के प्रति जो लोगों की दृष्टि थी वो मेडिवल पीरियड में बदल गई। आधुनिक युग में पुनः परिवर्तन हुआ। प्लेटो ने कहा था, जैसे भी हमने कहा, फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर। डेकार्ट ने कहा फिलॉसफी बिगिंस इन डाउट। तो भिन्न भिन्न युगों में अस्तित्ववादियों ने ईश्वर के बारे में क्या कहा, जो ईश्वरवादी अस्तित्ववादी है। कांट ने कहा यह आस्था का विषय है। कहने का मेरे आशय ये है कि दार्शनिक समस्याओं के प्रति, मूल्य के प्रति, वैल्यू सिस्टम के प्रति, सत्ता के स्वरूप के प्रति, ज्ञान के स्वरूप के प्रति भिन्न भिन्न युगों में दार्शनिकों की दृष्टि नई रही, नवीन होती रही। वास्तविकता की प्राचीन समस्याओं के प्रति अपने युग के अनुसार नई दृश्य अनुसंधान करना ही वास्तविक दार्शनिक दृष्टि है। एक उदाहरण हम दे रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है, उसकी बड़ी तारीफ की गई। क्या अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले दुष्यंत और शकुंतला की कहानी नहीं थी? महाभारत में शकुंतलोपाख्यान आता है। महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। तो कथा तो प्राचीन थी दुष्यंत और शकुंतला की, लेकिन उस कथानक के प्रति कालिदास ने कैसा काव्य बना दिया कि कालिदास कालिदास हो गई। तो प्राचीन समस्याओं के प्रति दार्शनिकों की युगानुरूप जो नई सोच है, नया विमर्श है, वो दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। यही रिसर्च का विषय होता है। इसलिए ये कहना कि दार्शनिक समस्याएं प्राचीन काल से यथावत बनी हुई हैं, ठीक है, बनी रहेगी, लेकिन उनके प्रति हमारी दृष्टियाँ बदलती रहती हैं। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, आप सभी लोग सुने होंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। इसका आशय ये है कि किसी भी साहित्य में उसके युग के अनुरूप समाज का जो की परंपराएं हैं, समाज की जो सोच है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, उनका चित्रण साहित्य में होना चाहिए और समस्याओं से निजात पाने के लिए एक दृष्टि भी होनी चाहिए। ये साहित्यकार की ड्यूटी होती है। समाज की विद्रूपताओं को, समाज की कुरीतियों को, अच्छी चीज़ों को भी चित्रित करें और कैसे इन चीज़ों से मुक्ति मिले, इसका एक मार्गदर्शन भी साहित्य करें। वैसे ही भिन्न भिन्न युगों में दर्शन शास्त्र वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक समस्याओं के घात प्रतिघात से आगे बढ़ता है। दार्शनिक समाज को प्रभावित भी करता है और समाज से प्रभावित भी होता है। आप देखें, दार्शनिक भले ही कोई बहुत बड़ा आंदोलन न खड़ा किए हो, लेकिन दर्शन वैचारिक क्रांति को जन्म देता है। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व रूसो और वॉल्टेयर के विचारों ने स्वतंत्रता को, फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। मार्क्स के विचारों से लेनिन प्रभावित हुआ और पूरे विश्व में मार्क्सवाद आया। साम्यवाद की कितनी परिचर्चा हुई। दार्शनिक भले कोई आंदोलन खड़ा करे, लेकिन किसी न किसी समाज सुधारक को, किसी न किसी राजनीतिज्ञ को अपना माध्यम विचारों से प्रभावित करके समाज की राजनीति की नई दिशा बदलने का कार्य करते हैं। आप देखें, हेगल के विचारों से कितने लोग प्रभावित हुए, भले उसका विरोध किए हुए। कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी के फांसी, नाजीवाद और इटली के फांसीवाद में हेगल की विचारधारा का प्रभाव है। और प्रभाव वो तो अलग विषय है, लेकिन ये बात सत्य है
कि कहीं न कहीं इसको चाहे गलत ढंग से ध्यान दिया गया हो, गलत ढंग से प्रयोग किया गया हो, लेकिन हेगल का इन विचारधाराओं के विकास में योगदान रहा। कांट का प्रभाव डेमोक्रेसी पर रहा, मानवाधिकारों पर रहा। तो दार्शनिकों के विचार, दार्शनिक चिंतन सदैव समाज को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता रहा। महात्मा गांधी को देखिए आप, विवेकानंद भी व्यवहारिक वेदांत की बात करते हैं, लेकिन प्राचीन वेदांत के, क्लासिकल वेदांत की समस्याओं को कितना व्यवहारिक आयाम उन्होंने दिया। गांधी जी सनातनी हिंदू थे, सनातन धर्म की मान्यताओं को अपने युग के अनुरूप अपने आंदोलन में कैसे भगवत गीता को उन्होंने आधार बनाया। तो दार्शनिक समस्याएं प्राचीन भले होती हैं, लेकिन उनके प्रति विभिन्न युगों में दार्शनिकों की दृष्टि बदलती रहती है। इसलिए यह कहना कि दर्शन में नवीनता नहीं है, केवल दर्शन की गलत समझ है। उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता की पहचान तो आप जानते हैं, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता, रैशनैलिटी, लॉजिकल जस्टिफिकेशन, साइंटिफिक टेम्पर, वस्तुनिष्ठता, ये आधुनिकता की पहचान रही। लेकिन इसके बाद में उत्तर आधुनिकता आई। एक्चुअली आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता की ओर जो संक्रमण हुआ, ये विमर्श का परिवर्तन है। डिस्कोर्स ऑन, चेंज ऑन डिस्कोर्स, चेंज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स में हमारा विमर्श बदला, विमर्श में बदलाव आया, तो आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता आ गई। अब उत्तर आधुनिक विचारकों ने ये कहा, पहले हम एक उन विद्यार्थियों के लिए ये बात कहना चाहेंगे, विमर्श में बदलाव से क्या आशय है। हमारी एक धारणा बन जाती है किसी चीज़ के संदर्भ में, हमारी एक धारणा बन जाती है कि वस्तुओं के बारे में लोगों की दृष्टिकोण बदल जाती है, जो दृष्टि बदलती है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं जो उन्होंने दिया था, मिशेल फूको, मैक्स वेबर, अल्थ्रूजर। पागलों के बारे में ये धारणा थी कि पागलपन किसी पाप का परिणाम है। ईश्वर ने पागलों को दंड देने के लिए पागल बनाया है, इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं, बड़े पापी हैं। ये पुरानी धारणा थी। जब मेडिकल साइंस का विकास हुआ और पागलों पर रिसर्च हुई, तो यह पाया गया कि पागलपन एक रोग है, एक बीमारी है। इसलिए पागलों के लिए अस्पताल बनाए गए और उनका इलाज किया जाने लगा। तो विमर्श बदल गया। विशिष्ट ज्ञान आया मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। उस मेडिकल साइंस के विशिष्ट ज्ञान से पागलों के बारे में प्राचीन विमर्श, डिस्कोर्स बदल गए और यह नहीं माना गया कि पागलपन पापी है, पापात्मा है, इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। पागलपन का विमर्श जब बदला, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान आया, तो कहा जाने लगा कि पागलपन एक रोग है और रोग का इलाज किया जा सकता है, तमाम पागल ठीक भी हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि उत्तर आधुनिकता में विमर्श का बदलाव आया। उत्तर आधुनिक दार्शनिकों ने कहा कोई सार्वभौमिक मूल्य नहीं होता है, समस्त मूल्य व्यवस्था देश काल व्यक्ति परिस्थिति सापेक्ष होती है। देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू, देयर इज नो एब्सोल्यूट नॉलेज। और रियलिटी के बारे में डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, विखंडन का सिद्धांत है। तो हम आधुनिकता पर ज़्यादा, उत्तर आधुनिकता पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। केवल मेरे कहने का तात्पर्य है, उत्तर आधुनिक विचारकों ने दार्शनिक प्रश्नों पर क्वेश्चन मार्क, दार्शनिक प्रश्नों पर प्रश्न किया कि कोई चीज़ सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। ठीक है, हम उत्तर आधुनिकता का सिद्धांत कितना औचित्य इस पर न जाकर के क्यों ये कहना चाहेंगे, यदि दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन दार्शनिक प्रश्नों पर कोई आलोचना की जाती है, तो आलोचना किसी मानदंड के आधार पर हो। यदि उत्तर आधुनिक विचारक दार्शनिक प्रश्नों की आलोचना किसी मानदंड के आधार पर, किसी नॉर्म के आधार पर करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरी फिलॉसफी पैदा हो जाएगी। तो एक फिलॉसफी के खंडन में दूसरी फिलॉसफी निहित होती है। इसलिए एक विशिष्ट प्रकार के दर्शन का निराकरण करना संपूर्ण दर्शन का निराकरण नहीं हो सकता है। एक विचारधारा के खंडन में दूसरी फिलॉसफी आ जाती है। इसलिए यहाँ पर ये तो आप कह सकते हैं, वो भी
विवाद का विषय रहेगा, विमर्श का विषय रहेगा कि उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में क्या अंतर है, कौन बेहतर है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि फिलॉसफी प्रासंगिक नहीं। एक फिलॉसफी गई, दूसरी फिलॉसफी आई, तो ये तो कहा गया है। जी मूर के एक स्टेट मुझे याद आ रहा है, उसने कहा परहैप्स फिलॉसफर्स मस्ट डिसएग्री। शायद ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब सारे दार्शनिक एक मत हो जाएंगे। ऐसा तभी आ सकता है जब लोग सर्वज्ञ हो जाए, जो हो नहीं सकता है। इसलिए मूर ने कहा, उनकी किताब फिलॉसफी ऑफ जी मूर, जिसका संपादन पीएचडी पे 1942 में किया था, कि परहैप्स फिलॉसफर्स मस्ट डिसएग्री। शायद दार्शनिकों में अवश्य असहमति होनी चाहिए। इस असहमत से ही दार्शनिक चिंतन, दार्शनिक विमर्श आगे बढ़ता है। इसलिए दर्शन शास्त्र की प्रासंगिकता के संदर्भ में उठाए गए प्रश्न स्वयं बहुत अप्रासंगिक है। ये सहज है, स्वाभाविक की फिलॉसफी तो रहेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि दर्शन शास्त्री लोग अब व्यवहारिक होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं। अब व्यवहारिक होने का क्या अर्थ है? अवसरवादी होना। व्यवहारिक होने का क्या अर्थ है? कहते हैं दर्शन शास्त्र लोग व्यवहार कुशल नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो क्या व्यवहार कुशल होने का तात्पर्य है सिद्धांत विहीन होना, अवसरवादी होना, चापलूसी करना? अगर ये व्यवहारिकता का अर्थ है तो दर्शन शास्त्र को और दर्शन शास्त्री को व्यवहारिक नहीं होना चाहिए। दर्शन शास्त्री और दर्शन शास्त्र एक सैद्धांतिक विधा है, हर एक की अपने अपने एक दृष्टि होती है। अब व्यवहारिक होने का अर्थ करप्ट होना नहीं है, भ्रष्ट होना नहीं है। अगर अव्यवहारिक का अर्थ आप भी मानते हैं कि भ्रष्ट होना है, अव्यवहारिक होने का अर्थ चापलूस होना है, तो इस प्रकार की मिथ्या उदाहरणों पर दर्शन की आलोचना की जाती है। व्यावहारिक होने का अर्थ दर्शन शास्त्री व्यावहारिक होता है, ऐसा नहीं है। व्यावहारिक होने का अर्थ न तो चापलूस होना है, न सिद्धांत विहीन होना है, न अवसरवादी होना है। ऐसे लोगों के कारण संसार में, राजनीति में, समाज में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसे व्यवहारिक लोग ही भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। ऐसे व्यवहारिक लोग ही राजनीतिक अवसरवादिता के शिकार हैं। तो अगर दार्शनिक इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है तो उस दार्शनिक का कोई दोष नहीं। नेक्स्ट हम एक दो बातों की चर्चा और करेंगे। लोग ये कहते हैं कि आज के विज्ञान और तकनीकी के युग में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता जीविकोपार्जन के साधन जुटाना है। तो इसमें दर्शन की क्या भूमिका है? इस संदर्भ में दो बिंदुओं पर हम विचार कर रहे हैं। पहला विचार यह है कि अभी हमने कुछ दिन पहले कहा कि युवकों में आत्महत्या की घटनाएं अवसादग्रस्त होने के कारण बढ़ रही हैं विद्यार्थियों में। तो आज के युग में लोगों को, खासतौर से विद्यार्थियों को, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक परामर्श की जरूरत है, ताकि उनमें अंतर्निहित गुणों का, क्षमताओं का आकलन करके, समीक्षा करके उनको सही दिशा दी जा सके, उनको प्रेरणा दी जा सके। यहाँ पर दर्शन की भूमिका हो सकती है। दूसरी चीज, जीविकोपार्जन करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मनुष्य की न्यूनतम जरूरतें हैं उनकी पूर्ति की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जीविकोपार्जन करना है। जीविकोपार्जन के आगे कोई लक्ष्य नहीं है। तो जीविकोपार्जन जिसके लिए किया जाता है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसी में दर्शन निहित है। दार्शनिक भले ही जीविकोपार्जन साक्षात रूप से न दे सके, लेकिन जीविकोपार्जन का आदर्श क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है कि यही तो पशु प्रवृत्ति है,
कि आप ही चरिए, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए बने। तो मनुष्य के दार्शनिक चिंतन का अंतिम लक्ष्य लोक कल्याण है। उन दिशाओं के बारे में, उन विधाओं के बारे में, उन मूल्यों के बारे में विमर्श करना है। ऐसी व्यवस्था से लोगों को मार्गदर्शन करना है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज नीति हो, लोक नीति हो, कि लोगों का कल्याण हो। केवल जीविकोपार्जन जीवन के लिए आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए दार्शनिक और दार्शनिक विमर्श का अंतिम लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की स्थापना करना है। आप कांट, रूसो, वाल्टेयर या जितने भी पश्चिमी भारत के विचारकों में गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनके विमर्श को देखें तो आज़ादी, राम राज्य का लक्ष्य क्या था? लोक कल्याण का। तो केवल जीविकोपार्जन तक सीमित रह जाना, व्यवहारवाद के नाम पर अवसरवादी होना, ये स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। यानी दर्शन शास्त्र समाज की प्रज्ञा चक्षु, दर्शन समाज को प्रभावित भी करता है, विज्ञान को प्रभावित करता है और विज्ञान से प्रभावित भी होता है। ये बात सत्य है कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। आज विश्व के सामने दो विकल्प है, एक परमाणु बम, एक अहिंसा का दर्शन। आप देख रहे हैं, अगर एटॉमिक वार हो गया तो संपूर्ण मानवता के नाश का संकट रहेगा, अस्तित्व खतरा होगा। यहीं पर अहिंसा का दर्शन समस्याओं को विचार विमर्श के द्वारा लोक कल्याण को दृष्टि में रख करके लोगों को मोटिवेट करके, कन्विंस करके मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए दर्शन आवश्यक है। दर्शन के लिए दार्शनिक स्वस्थ विमर्श करें, इसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो है इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस, बौद्धिक सहनशीलता। आप जानते हैं कि दर्शन में वाद विवाद संवाद आवश्यक है। अधिकांश समस्याओं की जड़ संवादहीनता होती है। दार्शनिक आपस में वाद विवाद करते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ डिस्पुटेशन। वाद विवाद का एक शालीन तरीका दर्शन देता है। एक दूसरे के विचारों को बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा स्वीकार करना या स्वीकार न करना। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस चाहिए। जैसे हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, वैसे धार्मिक असहिष्णुता के मूल में बौद्धिक सहिष्णुता का न होना है। अगर आप दूसरों के अपनी आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दर्शन की स्वस्थ दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता है। इसलिए वाद विवाद संवाद जिसको सेमिनार में होते हैं, ये आवश्यक है दर्शन के लिए। और दूसरों के द्वारा की गई आलोचनाओं का सम्मान करना, उनको स्वीकार करें जरूरी नहीं है, लेकिन सम्मान करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसका जवाब दें। इसलिए इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस, डिस्कशन, संवाद, ये दर्शन के लिए आवश्यक है। साइंस और टेक्नोलॉजी लोक कल्याण की दिशा में कैसे नियोजित की जाए, इसके लिए स्वस्थ विचार की, स्वस्थ संकल्प की जरूरत है, जो हमारे दर्शन शास्त्र की विभिन्न विधाओं से ही आती है। ये दर्शन शास्त्र कभी न तो अप्रासंगिक था न अप्रासंगिक होगा। केवल लोगों की सोच बदलनी है, और सोच केवल टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकती है। कंप्यूटर हमने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, उसमें जो हम फीड करते हैं वही बताता है। इसलिए मनुष्य का रोल, बुद्धि का रोल, नैतिक मूल्यों की भूमिका कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए दर्शन की प्रासंगिकता से के संदर्भ में सवाल उठाए जाते हैं, वो सवाल बहुत अप्रासंगिक हैं, लेकिन इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए जरूरी है कि दर्शन मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा का परिणाम है। मनुष्य के यथार्थ जीवन में और आदर्श जीवन में एक अंतर होता है। हमारी जो वस्तु स्थिति वर्तमान में है वो यथार्थ है, किंतु मनुष्य अपने यथार्थ कभी संतुष्ट नहीं रहता। वो अपनी सीमाओं का, अपने यथार्थ का अतिक्रमण करके आगे बढ़ना चाहता है।
यहीं पर दार्शनिक चिंतन, मूल्य व्यवस्था के बारे में सोचना, हमारा लक्ष्य क्या होगा इसको सोचना स्वाभाविक होता है। इन्हें दार्शनिक जिज्ञासा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।